नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो किरण का प्रैक्टिस सेट निकला है उसके प्रैक्टिस सेट का डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिहार एसएससी का जो है मतलब एग्ज़ाम लेने का आयोग जो है बदल गया है। अब जो है इनका एग्ज़ाम जो है बिहार बीपीएससी के माध्यम से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बीपीएससी के हिसाब से मान लीजिए उसमें क्वेश्चन में एक से अधिक रहता है, ऑप्शन प्रत्येक क्वेश्चन में रहता है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट नहीं आया अभी मार्केट में। तब तक के लिए आप इस सेट में मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका जब प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसका हम डिस्कशन करवा देंगे। तो इसमें दोस्तों इस बुक में जो है टोटल 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज आपको हम सेट नंबर 7 का डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 7 का डिस्कस करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों कि लोकल एरिया बैंक LAB योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। लोकल एरिया बैंक योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 1996 में। लोकल एरिया बैंक ALB योजना जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। 1996 में शुरू किया गया था। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम आपको टोटल प्रश्न को याद करवा देंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है। सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मानवीय जरूरतों को पूरा करना। मानवीय जरूरतों को पूरा करना। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में जब ह्रास हो जाता है तो उसी को बोलेंगे मुद्रास्फीति बोला जाता है। मुद्रापूर्ति में वृद्धि यानी मुद्रा जब बढ़ जाता है, उत्पादन में जब ह्रास यानी उत्पादन में जब कमी हो जाता है तो उसी को बोला जाता है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न है कि पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर। सही उत्तर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होता है। तो किसी जब बाजार जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा से क्या के अंतर्गत आता हो तो उस कंडीशन में किसी फर्म का जो है संतुलन कब निर्धारित होगा। सही उत्तर हो जाएगा कि जब सीमांत आय जो है सीमांत लागत के बराबर हो। जब सीमांत आय सीमांत लागत के क्या हो दोस्तों बराबर हो। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जन संपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय उपभोग। मध्यवर्गीय उपभोग यानी कोई उद्यमी है दोस्तों, इंटरप्रेन्योर है, वह जो है अपने विज्ञापन कंपनी के विज्ञापन तथा जन संपर्क पर कुछ खर्च करता है तो उसके इस प्रकार के व्यय यानी खर्च का क्या बोला जाएगा तो वह हो जाएगा दोस्तों मध्यवर्गीय उपभोग। अगला प्रश्न है निम्न में से अध्यक्षात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। एक नंबर में दिया है कि कार्यकाल की निश्चित अवधि। तो राष्ट्रपति के अध्यक्षात्मक वाला सरकार जो भी बनेगा उसमें का कार्यकाल जो है दोस्तों सीमित होगा। उसके बाद कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं होगा। तो यह भी क्या है दोस्तों सही है। अगला स्टेटमेंट है उसके बाद 3 नंबर में जो स्टेटमेंट दिया है 3 नंबर में स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रपति का लोकमत का द्वारा चुनाव। यह भी सही है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। कौन सा शिलालेख या शिलालेख को जो है दोस्तों स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। शिलालेख को स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। शिलालेख को एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिलालेख यानी स्तंभ लेख को या अभिलेख को
सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जेम्स प्रिंसेप को। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि जेम्स प्रिंसेप ने जो है सर्वप्रथम जो है किस वर्ष जो है यह मतलब जो है शिलालेख को पढ़ा था, इस भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा शिलालेख निम्नलिखित में संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एहोल अभिलेख या एहोल शिलालेख। सही उत्तर हो जाएगा आपको एहोल शिलालेख। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात यानी प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। इस बार दोस्तों 1275 में दरोगा का जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था कि रैयतवारी व्यवस्था को किसने सूत्रपात किया था या किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? थॉमस मुनरो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 14। सही उत्तर हो जाएगा 14। लेकिन जब एग्जाम के अंदर जब दोस्तों 14 ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसका राइट आंसर होगा 12, क्योंकि पहले जब एंग्लो इंडियन थे तो दो एंग्लो इंडियन को भी जो है मतलब राष्ट्रपति क्या करता था, संसद के दोनों सदनों के लिए नामित करता था। लेकिन अब एंग्लो इंडियन को जो है हटा दिया गया है। जब 14 नहीं रहेगा तो 12 होगा आंसर। आइए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? यानी कोई व्यक्ति है, अगर उसके मूलभूत अधिकारों का क्या होता है दोस्तों? हनन होता है, तो अगर वह इस मामला को सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है तो यह जो है उसको कौन सा धारा प्रावधान देता है? इस प्रकार का प्रावधान किस धारा में दिया हुआ है? संविधान के किस धारा में? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 32 में, धारा नंबर 32 में। आइए बढ़ते हैं। गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है दोस्तों? सीधी कार्रवाई का। गांधी जी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि कौन सा जो है उष्ण महासागरीय धारा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गल्फ धारा। गल्फ धारा जो है एक प्रकार का उष्ण महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? कौन गलत जोड़ा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 कोलकाता का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं किया था। कोलकाता का स्थापना किसने किया था? जॉब चाणक्य। जैसे पांडिचेरी का स्थापना फ्रांसीसी मार्टिन ने किया था, यह सही है। अहमदाबाद का स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था, यह सही है। मद्रास का स्थापना फ्रांसिस डे के द्वारा हुआ था, यह सही है। लेकिन कोलकाता का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे बता रहा है, यह गलत है। जो गलत है वही क्या है दोस्तों? सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत जोड़े को पहचान करना है, बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। कोलकाता का स्थापना चाणक्य ने किया था, चाणक्य ने। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ? किस युद्ध से भारत में जो है फ्रांसीसियों के भाग का क्या हो गया था दोस्तों? निर्णय हुआ था। तो इसका आपको ऑप्शन दिया है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको सही उत्तर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। सही उत्तर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक के युद्ध में। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि
क्रिमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? क्रिमियन युद्ध का समापन जो है किस प्रकार हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, वर्साई की समझौता के द्वारा। वर्साई की समझौता के द्वारा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है कि मोरैन कहाँ बनते हैं? मोरैन कहाँ पर बनते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, हिमानी क्षेत्र में। मोरैन कहाँ पर बनता है? हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, वलित पर्वत का। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का। अगला प्रश्न है कि निम्न रेगिस्तानों के उसके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। सही ढंग से क्या बनाना है दोस्तों? जोड़ा बनाना है। तो कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है दोस्तों? अफ्रीका में है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका में है। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। आटाकामा कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद थार मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? थार मरुस्थल है एशिया में। थार मरुस्थल कहाँ पर है? एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त सतराय नृत्य मूलतः कहाँ का है? सतारिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम का। कहाँ का है? असम का। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? नगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? सही उत्तर हो जाएगा भूटान। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल ट्रम। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का भी दोस्तों क्या करना है? आपको चयन करना है। सही उत्तर को क्या करना है? चयन करना है। जैसे बोल रहा है घूमर दारजा थेले पुस्तक का लेखक कौन है? इनके लेखक है चिन्मय गुहा। उसके बाद फूल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? धर्मन। फूल पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मन। उसके बाद है मारोम पुस्तक के लेखक कौन है? श्याम बसेरा। और एन इरा ऑफ डार्कनेस के पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। एन एरा डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रांड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रांड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वीनस विलियम्स। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फिल्म में परान ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2, जंजीर। सही उत्तर हो जाएगा आपको जंजीर। अगला प्रश्न है कि भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 18 सितंबर को। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को।
निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार कौन गलत दर्शाई गई है, कौन गलत दर्शाया गया है, इसको क्या करना है आपको बताना है। जैसे केंद्रीय 1 में बोल रहा है कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, रुड़की में है, तो यह सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, यह भी सही है आपको। और केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, तो यह आपको दोस्तों क्या है, गलत है। कानपुर में नहीं है, यह आपको लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में। तो जो गलत है वही क्या है दोस्तों, सही है। उसके बाद केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, यह सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल किसे कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है। जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, शून्यकाल बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का आयोजन किया था। कौन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किया था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, लाला हरदयाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, साल्टो एंजेल जलप्रपात, सांटो एंजेल जलप्रपात। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था। अमृतसर किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश कौन है, यानी वह कौन सा देश है जिस देश का जनसंख्या घनत्व जो है क्या है दोस्तों, उच्चतम है, यानी ज्यादा है। सही उत्तर हो जाएगा आपको सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा आपको सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या को क्या कर दिया गया दोस्तों, बढ़ाया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा में निर्वाचन की संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। कहां से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामपुरवा। अगला प्रश्न है क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच है। तो क्षुद्र ग्रह की कक्षा जो है मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति के बीच है। उसके बाद एग्जाम के अंदर में है दोस्तों क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र को कहा जाता है। उसके बाद सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। चमकीला तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको अकबर के द्वारा। और इससे पहले भी हमने आपको बताए हैं कि दरोगा के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन 1200, दरोगा का एग्जाम जो हुआ है उसमें 1275 सीट के लिए जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा था कि रैयत बाड़ी व्यवस्था, रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। थॉमस मुनरो। जब मनसबदारी प्रथा पूछेगा दोस्तों तो अकबर, मनसबदारी प्रथा पूछेगा तो अकबर होगा। इसको याद करके रखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। यानी पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। यानी झारखंड जब बिहार से अलग हो गया तो बिहार का कितना प्रतिशत जमीन झारखंड में चला गया, यही प्रश्न पूछ रहा है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 45.85%। 45.85% जमीन जो है बिहार से झारखंड में चला गया, जब झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सेंट जेम्स प्लेस में। लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सेंट जेम्स प्लेस में। पूछेगा अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में दोस्तों आपसे अगर पूछेगा कि लंदन का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोनों जो है सेंट जेम्स प्लेस में हुआ था। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न आता है कि वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन है, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन यहीं पर हुआ था, सेंट जेम्स प्लेस में हुआ था। उसके बाद एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि किस मतलब वह कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका क्या उत्तर होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक और व्यक्ति थे, उसका नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है। दो व्यक्ति का नाम आता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे, भाग लिए थे। उसके बाद यहाँ से गोलमेज सम्मेलन से और एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम के अंदर में दोस्तों अगर ये पूछेगा आपसे कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो कांग्रेस ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। कांग्रेस की ओर से गांधी जी भाग लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस पूछेगा, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से जो है किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? लोथल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि सही कलानाकुरम को समझाइए। सही कलानाकुरम को समझाइए। तो इसमें बोल रहा है आपको कि सामुदायिक अवार्ड का स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1932 में। सामुदायिक अवार्ड का स्थापना कब हुआ? 1932 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को। इस प्रकार से आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 BCDA। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त किस वर्ष कराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1961 में। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कब हो गया? यानी भारत का गोवा जो है दोस्तों, एग्जाम मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, ये मतलब ये चीज कहना चाह रहा है कि गोवा जो है पुर्तगाली से कब मुक्त हो गया? तो 1961 में मुक्त हो गया। एग्जाम के अंदर में सबसे आसान प्रश्न आया था कि वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? कब आया था दोस्तों? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 1937 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, 1937 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को जो है कुल कितने सीट प्राप्त हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा आपको 98 सीट। सही उत्तर हो जाएगा 98 सीट प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायिक न्यायाधिकरण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई निम्न में से निम्न के बीच औसत दूरी होता है। एक खगोलीय इकाई के निम्न में के बीच की औसत दूरी होता है। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है, उस दूरी को क्या बोलेंगे दोस्तों? खगोलीय इकाई बोला जाता है। उस दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई बोला जाता है। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि यह सूर्य है, और सूर्य के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाता है तो किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इस दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जब चक्कर लगेगा तो ऐसा मतलब इसमें इस टाइप का कंडीशन आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो इस घटना को बोला जाता है उपसौर। इस घटना को क्या बोला जाता है? उपसौर। और उपसौर की घटना पूछेगा एग्जाम के अंदर में, क्वेश्चन आता है कि उपसौर की घटना कब होता है? 4 जनवरी को। कब होता है दोस्तों? 4 जनवरी को जो है उपसौर का घटना होता है। और एक होता है अपसौर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब अधिकतम दूरी होता है तो उस घटना को बोलेंगे अपसौर। उस घटना को क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। और अपसौर की घटना जो है दोस्तों 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को होता है। यहाँ पे दोस्तों 3 जनवरी होगा। उपसौर की घटना कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर की घटना कब होता है? 4 जुलाई को। और पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? खगोलीय इकाई बोला जाता है। खगोलीय इकाई बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिक से अधिकतम समय लेता है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बृहस्पति। सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपको सबसे अधिक समय लेता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार बंधु। सही उत्तर हो जाएगा बिहार बंधु। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कंडरला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से कहां से होकर नहीं जाना पड़ेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको केरल से होकर नहीं जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक किस प्रकार का यौगिक होता है? बैटरी में जो इस्तेमाल नाइट्रोजन होता है वह नाइट्रोजन किस प्रकार का यौगिक होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? रासायनिक सूत्र NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। 1.3 सेकंड। आइए बढ़ते हैं। एनेमोमीटर क्या मापता है? एनेमोमीटर जो है क्या मापने में काम आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पवन का वेग। पवन का वेग मापने में किसका उपयोग किया जाता है? एनेमोमीटर का। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी किस एक में जो है सर्वोच्च का मतलब होता है दोस्तों सबसे ज्यादा। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ज्यादा। तो बोल रहा है निम्न में से किसमें जो है सबसे ज्यादा, यानी किसका सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जल। विशिष्ट ऊष्मा का सबसे ज्यादा किसका होता है? जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोनार का। समुद्र में मान लीजिए कोई वस्तु खो जाता है या डूब जाता है, उसका पता कौन चीज से लगाते हैं दोस्तों? सोनार से लगाते हैं। अंतरिक्ष में कोई वस्तु मान लीजिए खो जाता है तो उसका पता कौन चीज से लगाएंगे? रडार से पता लगाया जाता है। कौन चीज से पता लगाया जाता है? रडार से। यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि समुद्र के अंदर उपस्थित वस्तु को किससे पता लगाएंगे दोस्तों? सोनार से पता लगाएंगे। और अंतरिक्ष में उपस्थित वस्तु को किससे पता लगाया जाता है? रडार से पता लगाया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिक चालकता वाली धातु कौन सा है? यानी वह कौन सा धातु है जिसकी चालकता जो है दोस्तों सबसे क्या है? अधिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चांदी।
चांदी की चालकता सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है भारी पानी का उपयोग नियामक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है दोस्तों? नियामक के रूप में। एग्जाम के अंदर में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारी पानी के कितने समस्थानिक होते हैं। तो 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। उसके बाद भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O बोला जाता है। D2O बोला जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कीटहारी वनस्पति है? सही उत्तर हो जाएगा आपको यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न है कि कौन से पादप के लेक्टस का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है। कौन से पादप के लेक्टस का वाणिज्यिक रूप से क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको रबड़ पादप। सही उत्तर हो जाएगा आपको रबड़ पादप। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको यशद लेपन। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जो दोस्तों लेप चढ़ाया जाता है, उस लेप को क्या बोलेंगे दोस्तों? यशद लेपन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यशद लेपन। प्राकृतिक रबर का किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आइसोपिरीन का। आइसोपिरीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोपिरीन का। और एग्जाम के अंदर में दोस्तों ये दरोगा वाला पूछा था कि पॉलिथीन ने पूछा था शायद नायलॉन किसका बहुलक होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रेटिना में किन कोशिकाओं में रंगीन दृष्टि को संभव बनाया? रेटिना में किन रंगीन कोशिकाओं को रंगीन दृष्टि को संभव बनाया है? सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स। सही उत्तर हो जाएगा आपको कॉन्स। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पीतल निम्नलिखित में से किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। सही उत्तर हो जाएगा आपको तांबा और जास्ता। तांबा और जास्ता को मिला करके क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? पीतल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है। दूर की वस्तुओं को किसकी मदद से देखी जा सकती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको क्रोनोमीटर। दूर की वस्तु को किसकी मदद से देखा जाता है? क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर से। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो उसको किस टाइप का दोष हो गया दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। किस टाइप का दोष हो गया है? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस से। किस लेंस से? अवतल लेंस से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको निकट की वस्तु को मतलब उसको जो है निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब उसको क्या हो गया है? दूर दृष्टि दोष हो गया है। और दूर दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस लगा करके। उत्तल लेंस लगा करके। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? रक्तचाप का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर, बीपी। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्पगंधा। सही उत्तर हो जाएगा आपको सर्पगंधा। अगला प्रश्न है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपचयी प्रक्रिया। श्वसन एक प्रकार का अपचयी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है? भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना क्या होता है दोस्तों? सहायक होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पीतक झिल्ली। सही उत्तर हो जाएगा आपको पीतक झिल्ली। भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होता है? पीतक झिल्ली।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इधर थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन का प्रश्न फोटो खींचने में जो है, पिक्चर लेने में थोड़ा धुंधला आ गया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है, सही उत्तर हो जाएगा आपको मेडुला। सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लेंगटा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सिग्मा रूपी बृहद तंत्र किसका भाग है? सिग्मा रूपी बृहद तंत्र किसका भाग है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बड़ी आंत का। अगला प्रश्न है कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। सही उत्तर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन किसे कहते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है दोस्तों? न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन है। अगला प्रश्न है कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान ताप वाले, यहाँ मेन पॉइंट को पकड़िए दोस्तों। किसी निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का नाम आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा, इसको आइसोथर्म बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आइसोथर्म बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा आपको विषुवत वृत्त। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? विषुवत वृत्त है। अगला प्रश्न है कैलिडोस्कोप निम्नलिखित में से कौन से घटना अंतर्निहित होती है? कैलिडोस्कोप में कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? सही उत्तर हो जाएगा आपको परावर्तन। सही उत्तर हो जाएगा आपको परावर्तन। जीएस का लास्ट प्रश्न है कि मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? सही उत्तर होगा दोस्तों ENISC। इस प्रकार से दोस्तों 75 प्रश्न से जो जीके जीएस से आता है 75, उसका भी हम डिस्कस कर दिए हैं। इस 75 में दोस्तों 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा आपको और 50 क्वेश्चन जीके से रहेगा, टोटल 75। उधर 75 में मैथ रीजनिंग रहेगा, जिसमें 25 आपको मैथ रहेगा, 75 रीजनिंग रहेगा। मैथ रीजनिंग का डिस्कशन दोस्तों अलग वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन साथ साथ में करते जाएंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।